नहीं वह प्रकार की। Students, today we are going to learn the subject Science and Technology, that is your paper 2 of Standard 10. पिछले पीरियड में हमने ये चैप्टर को स्टार्ट किए थे, that is your chapter number 4, which is Environmental Management. आज हम जो है इसके कुछ टॉपिक्स बच गए थे, इसका कंटिन्यूशन कर रहे हैं. The first topic is the relationship between environment and ecosystem. So इनका क्या रिलेशनशिप है? ये एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम दैट वी कॉल्ड एज माहौल, ये माहौल और ये एनवायरमेंट का एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, ये हम पढ़ने वाले हैं. This ecosystem is subdivided into two parts, or it is categorized into two parts, that is the biotic factor and the second one is the abiotic factor. बायोटिक फैक्टर वो होते हैं जिसमें सारे लिविंग थिंग्स आते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायोटिक फैक्टर में आते हैं. एंड अबायोटिक फैक्टर में सारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि सन हो गया, क्लाइमेट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस ऑल आर कमिंग अंडर अबायोटिक फैक्टर. द नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज एनवायरमेंट कंजर्वेशन. क्यों हमें एनवायरमेंट को कंजर्व करना जरूरी पड़ा? व्हाई इट इज अवर नीड, व्हाई वी हैव टू कंजर्व दिस एनवायरमेंट. यहाँ पर एक डायग्राम बनाई हूँ. वी हैव टू सेव, यहाँ लिखा है सेव अर्थ, दैट मीन्स व्हाई वी हैव टू सेव दिस मदर अर्थ, व्हाई वी हैव टू सेव दिस प्लांट्स. यहाँ लिखा है सेविंग द एनवायरमेंट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड. ये दुनिया में ये एनवायरमेंट के अंदर से जितने भी झाड़ है, जितने भी एनिमल्स है, जितने भी एनिमल्स की स्पीशीज पाई गई है, इनको एक्सटिंक्ट होने से हमें बचाना है. Yes, my dear students, what do you mean by environmental management? So environmental management क्या है? It is the management या it is the management of the interaction, एक दूसरे का interaction होना, and impact of human activities on where, on the natural environment, that we called it as environment management. नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं. इसमें हमने पिछले लेक्चर में देखे थे द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में द फर्स्ट टॉपिक वाज द इकोसिस्टम, दैट इज़ द रिव्यू. द सेकेंड वाज द एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम. द थर्ड वन वाज द एनवायरमेंट कंजर्वेशन, जो आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट वन इज़ द एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड द लास्ट वन इज़ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. कमिंग थ्रू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर हम पढ़ेंगे दैट इज़ द नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. क्यों एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए ज़रूरी है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है, व्हाई इट इज़ अ नीड टू कंजर्व अवर एनवायरनमेंट. सो हम पहले देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मतलब क्या? सो इट इज़ बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ अस ह्यूमन. हम अपने आप को ये चीज़ से प्रैक्टिस लेना चाहिए टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम बीइंग कोलैप्सिंग. कोलैप्स मतलब क्या? तबाही से बचाना चाहिए. जैसे कि सच एज लॉस ऑफ स्पीशीज़. जब हम दुनिया में ये सारी चीज़ें, स्पीशीज़ मतलब ऐसी स्पीशीज़, ऐसे एनिमल्स जो कम हो रहे हैं, डिस्टिंक्ट हो रहे हैं, ये स्पीशीज़ को अगर हम संभाल के रखेंगे तो ये आने वाली जनरेशन में हमारे बच्चे, आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन भी इसे देख पाएगी. इकोसिस्टम ड्यू टू पोल्यूशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. This help both trees and animals since some of us are dependent on them to survive. और इसको हम कहते हैं environmental conservation. आगे की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है. General public is not अबाउट द रूल्स ऑफ द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. आम पब्लिक ये सारी चीज़ के बारे में वाकिफ़ नहीं है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए. यहाँ लिखा है देयर शुड बी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. सो एनवायरनमेंट को जब हम कंजर्व कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का इसमें हिस्सा होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए टू सेव अवर एनवायरनमेंट. It will be possible to answer the environmental problems. कौन से? Only if environmental protection conservation becomes an effective public movement. अगर पब्लिक, सारे तमाम लोगों का अगर इस चीज़ में हिस्सा रहे, अगर ये तमाम पब्लिक का एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में हिस्सा हो तो हम क्या कर सकते हैं और इसके लिए क्या करना चाहिए हम देखेंगे. फॉर दिस पर्पज़ वैल्यूज़ लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए हमारा एनवायरनमेंट की ओर, एंड अफेक्शन टूवर्ड द एनवायरनमेंट. जब हम एनवायरनमेंट के बारे में कुछ सोचेंगे तो हम वाकई में उसके लिए कुछ कर पाएंगे. नॉलेज अबाउट इट, एनवायरनमेंट के लिए भी हमें नॉलेज होना चाहिए कि हम इसके लिए क्या कर पाएंगे, एक्सेट्रा शुड बी इनकलकेटेड अमंग द चिल्ड्रन सिंस द चाइल्डहुड. जब बच्चा छोटा है तब से हमें सिखाना चाहिए कि आप जो कचरा फेंक रहे हैं आपको प्रॉपर्ली डस्टबिन में डिकम्पोज करना चाहिए. ये चीज़ें अगर आप बच्चों को बचपन से
तालीम देंगे तो बड़े होकर भी वो कोई चीज़ें ऐसे रस्तों पे नहीं फेंकेगा। केले के फॉर एग्जांपल केले के जो पीलिंग्स होती है वो रस्तों पे नहीं फेंकेगा, वो प्रॉपरली एक डस्टबिन में डिकम्पोज करेगा, कहीं जगह पर थूकेगा नहीं। और तमाम जो है जितने भी वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं उसका प्रॉपरली डिस्पोजल होगा। तो जब हम ये बच्चे को बचपन से आदत डालेंगे, यही आदत उनकी बड़े पे जब वो बड़े हो जाएंगे या जब वो चाइल्डहुड से जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, यही आदत उसमें जो है कैरी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि नीड ऑफ अगेन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के अंदर है, दिस विल हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशन। ये इतना ही नहीं, आने वाली जनरेशन भी बहुत ही अच्छी होंगी। मोर अबाउट एनवायरमेंट कंजर्वेशन, और आने वाली जनरेशन को भी जो है इसके बारे में अवेयरनेस रहेगी कि हमें किस तरह एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहिए। अगर हमारी ये स्पीशीज़ कोलैप्सिंग होने से बच गई तो हमारी इकोसिस्टम ड्यू टू पोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटी से जो लोग जो पूरा पोल्यूट क्रिएट कर रहे हैं ये कम होगी। हम झाड़ों को बचा सकेंगे, हम एनिमल्स को बचा सकेंगे फ्रॉम बीइंग डिस्टिंक्ट। और इतना ही नहीं, यहाँ पर लिखा है सो एज टू अचीव दिस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन। इल्म के ज़रिए से, पढ़ाई के ज़रिए से लोगों में अवेयरनेस, बच्चों में अवेयरनेस देना चाहिए, मैगज़ीन्स की थ्रू, न्यूज़पेपर्स की और टेलीविजन्स की थ्रू। फिर उसके बाद आज बहुत सारे व्हाट्सएप है, फेसबुक से, तो इसके थ्रू हमें जो है बच्चों को अवेयरनेस देना चाहिए कि एनवायरनमेंट को हमें किस तरह कंजर्व करना है और किस तरह हम अपना हेल्पिंग हैंड डाल रहे हैं कि आने वाला जो एनवायरनमेंट या जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन किस तरह रहेगी, किस तरह हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करना पड़ेगा। आगे यहाँ लिखा है टुडे ऑल द डेवलप एंड डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज, मतलब जो डेवलप हो गई है ऐसी कंट्रीज, जो डेवलप हो रही है ऐसी भी कंट्रीज, और जो अंडर डेवलप कंट्रीज हो जैसे हैव एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी तमाम तीनों भी कंट्रीज़ ने चैलेंज किया है, एक जो एक्सेप्टेंस पावर लिया है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बनाई है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम बीइंग पोल्यूटेड, फ्रॉम बीइंग डिस्टिंक्ट, फ्रॉम बीइंग हार्म्ड। आगे लिखा है देयर एफर्ट्स आर इन दैट डायरेक्शन, उनकी जो है बहुत ही एफर्ट, जद्दोजहद, वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी तरह से प्रिजर्व करना है, उनको सेव करना है फ्रॉम बीइंग डिस्टिंक्ट। They have defined the future plans about environmental protection and have constituted the necessary law। बहुत सारे लॉ, कुछ उसूल बने हैं कि हमें किसी भी तरह एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहिए और ये हमारा प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये हमारी ह्यूमन की ड्यूटी है टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। और सभी का ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो वाकई में हमारी जो है दुनिया बहुत ही हरी भरी रहेगा, हमारा एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा और हम इसी तरह सारे जानवरों को बचा सकेंगे। एंड इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेटर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहिए। कंजर्व करने के लिए हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सो यहाँ लिखा है सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, जब से ये दुनिया बनी है, जब से ये ह्यूमन एग्जिस्टेंट हुआ है, देयर इज़ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन का एनवायरनमेंट से रिलेशन है और एनवायरनमेंट का ह्यूमन बीइंग से रिलेशन है। तो ये दोनों का जब बहुत ही अच्छा रिलेशन है तो इनमें जो है अच्छा माहौल होना चाहिए, एनवायरनमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि यहाँ पर जो है पोल्यूशन बहुत ही कम हो और हमारी जो है ज़िंदगी बहुत स्मूथली रन हो। आगे लिखा है ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ। जैसी दुनिया बनी उसी टाइम से जो है ह्यूमन्स जो है दुनिया में आए। ऑन द अर्थ बीइंग ह्यूमन बीइंग प्रूव्ड इज सुपीरियरिटी एज कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स लाइक, जैसे हम बोलते हैं सबसे अच्छा हमारे जो है एनिमल्स में से हम जो बोलते हैं या ह्यूमन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या ह्यूमन इज़ द मेन हीरो। क्यों ह्यूमन बीइंग्स को इतना मायने दिया गया है? क्योंकि इनमें कैरेक्टर्स है, सोचने के लिए इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, इमेजिनरी एबिलिटी, हम कोई चीज़ों को सोच सकते हैं कि हमारा आने वाला जनरेशन कैसा होगा, हमारी आने वाला एनवायरनमेंट कैसा होगा, हम एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। ह्यूमन एस्टैब्लिश डोमिनेंट ओवर द नेचर। ह्यूमन ने क्या किया है? ह्यूमन ने सोचा है कि हमें नेचर को जो है अच्छे से अच्छा बनाना चाहिए। सो वी हैव इमेजिनरी पावर, वी हैव इमेजिनरी एबिलिटी। आगे लिखा है यहाँ पर
ह्यूमन यूटिलाइज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल। आज हम इसका इस्तेमाल, ये नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं उससे ज़्यादा भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, फॉर एग्जांपल कोल, डीजल हम जो है बहुत ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम अगर हमें कहीं जाना है, अगर हमारा वो फासला कम हो तो हम बाय वॉक जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जो है बाइक का इस्तेमाल करें, कार का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से हमारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है कम हो, डिप्लीट हो। तो आगे जो है ये बारों में हमें जो है पब्लिक को अवेयरनेस देना चाहिए, पब्लिक को एजुकेट करना चाहिए कि हमें ये नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, कम में कम इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि इन एन अटेम्प्ट्स टू लिव अ सेटिस्फैक्ट्री लाइफ, हमें बहुत अच्छी ज़िंदगी जीनी है, सेटिस्फैक्ट्री लाइफ हमें जीनी है जिससे हमें खुद को सेटिस्फैक्शन हो। ह्यूमन कीप ऑन स्नैचिंग फ्रॉम द नेचर एज मच एज पॉसिबल। इंसान सोचता है आज मुझे ये नेचर से कुछ मिल रहा है तो मैं और भी चीज़ नेचर से मुझे अगले टाइम मिले। तो ह्यूमन्स आर स्नैचिंग एवरीथिंग फ्रॉम द नेचर, और वो कोशिश करता है कि इट इज़ आगे चल के यही कोशिश उसको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इट लीड टू इंक्रीज इन प्रॉब्लम। जब सब चीज़ें वो स्नैच कर रहा है तो इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम टू द ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ। क्यों? यहाँ लिखा है फ्रॉम दिस एंटायर सिनेरियो, फ्रॉम दिस एंटायर एटमॉस्फियर, यहाँ पर लिखा है वी कैन अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन हैज़ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द एनवायरमेंटल बैलेंस। सो एनवायरनमेंट को बैलेंस करना हमारा फ़र्ज़ है। वाई? इफ़ एनवायरनमेंट इज़ नॉट बैलेंस प्रॉपरली, अगर बारिश, फॉर एग्जांपल बारिश के मौसम में अच्छी तरह से बारिश नहीं हो रही है तो इट इज़ प्रॉब्लम टू द क्रिएटिंग प्रॉब्लम टू द फार्मर्स, किसानों को ये बहुत तकलीफ़ है। अगर ओवर बारिश हो गई, बहुत सारी बारिश हो गई और अगर बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, तो ये भी बहुत बड़ा फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम है। ये खेती बाड़ी का उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान उन्हें फेस करना पड़ता है। तो अगर हम ये एनवायरनमेंट को बैलेंस रखेंगे, अगर हम ये एनवायरनमेंट को पल्यूट नहीं करेंगे, अगर ये एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो इन रिटर्न एक्चुअली दिस एनवायरनमेंट विल नॉट कॉज एनी हार्म टू द ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो। If human has disturbed the environment balance, यहाँ लिखा है then human itself only can conserve। इंसान अगर इसको डिस्टर्ब कर रहा है तो इंसान को इस चीज़ को ये एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहिए। एंड इतना ही नहीं लिखा है वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द नेचर, हम कोशिश करना चाहिए कि और भी हमारा नेचर ब्यूटीफुल हो। और जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, तो अगर हमारा इंडिया क्लीन रहेगा तो आगे यहाँ पर ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, जब इंडिया ग्रीन रहेगा तभी वो साफ़ सुथरा ग्रीन रहेगा। तो हमें ये लोगों को भी बहुत जहन में रखते हुए देखना चाहिए कि हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहिए फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। और जिसकी वजह से जितने भी हार्मफुल जो है पोल्यूशन, जो सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जितने भी तमाम टाइप के पोल्यूशन हो रहे हैं, इस चीज़ को रोकना चाहिए। इस चीज़ के बारे में पब्लिक को अवेयरनेस देना चाहिए। जब पब्लिक इस चीज़ के बारे में अवेयर होगी तो हमारा ये एनवायरनमेंट बहुत ही जो है ताज़ा एटमॉस्फेयर हमें मिलेगा और हम अपनी लाइफ को बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री लाइफ हम जी सकेंगे। आगे लिखा है यहाँ पर मेनी टाइम जनरल पब्लिक इज़ अननोन। आम पब्लिक जो है ये बारे में इनको कोई आइडिया भी नहीं है दैट इट्स एक्टिविटीज़ आर हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ये लोग करते हैं जो इन रिटर्न जो है एनवायरनमेंट जो है डिस्टर्ब होता है और वी आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम एंड देयर बाय अननोइंग मेनी एक्टिविटीज़ हैपन। और ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हम उस चीज़ के बारे में वाकिफ़ भी नहीं होते हैं कि अब ये क्या हो गया है। सो वी शुड बी अवेयर। ऐसे पब्लिक्स को अवेयरनेस देना चाहिए, ऐसी जनरल पब्लिक्स को जो है अवेयरनेस देना चाहिए कि वी हैव टू प्रिजर्व दिस एनवायरनमेंट, वी हैव टू कंजर्व दिस एनवायरनमेंट, इट इज़ अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा फ़र्ज़ है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्यूटीफुल स्टोरी है ये, द स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन। एक ब्यूटीफुल तस्वीर दिख रही है ये आदमी की और ये स्टोरी में ये क्या बोल रहा है हम पढ़ेंगे। जादव मोलाई पैगी इज़ ए हाईली केपेबल पर्सन। इनमें बहुत ही काबिलियत है और ये जादव मोलाई जो है क्या कहता है, ये बॉर्न हुआ है इन नोमैडिक ट्राइब ऑफ आसाम में। ये इनका जन्म जो है आसाम में हुआ है और ये 1963 में इनका जन्म हुआ है। ही इज़ वर्किंग एज अ फॉरेस्ट वर्कर, एक नॉर्मल फॉरेस्ट वर्कर था सिंस एज ऑफ 16 ईयर, 16 साल से ये काम कर रहा था। वंस लार्ज नंबर ऑफ स्नेक डाइड इन द फ्लड। एक टाइम बाढ़ आई थी, कहाँ पर आई थी, बाढ़ आई थी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर, बहुत सारे जो है स्नेक्स मर गए थे। फ्लोइंग बाय द विलेजेस की ओर जो है सांप मर गए की ओर, ब्रह्मपुत्र रिवर की ओर जो है ये स्नेक्स मरे हुए जो है विलेज की ओर उनको दिखाई दिए। एज अ प्रिजर्वेटिव मेजर, ये मोलाई ने क्या किया था,
मोलाई ने 20 बैम्बू प्लांटेड, इसने 20 बैम्बू झाड़ जो है उगाए थे। ये मोलाई ने, जादव मोलाई ने 20 बैम्बू प्लांट्स जो है प्लांटलेट्स कल्टीवेट किए थे। इन 1979 में उन्होंने क्या देखा था कि द लोकल सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट बिगेन अ सोशल अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मतलब क्या? इट इज़ एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेस्ट और अ स्टैंड ऑफ ट्रीज इन एन एरिया वेयर देयर वाज नो प्रीवियस ट्री कवर। ऐसा एरिया जहाँ पर कभी पहले झाड़ नहीं थे, तो ऐसी जगह पर इसका कल्टीवेशन होना। ये प्रोजेक्ट कब डेवलप किया, कहाँ डेवलप किया था? ऑन 20 हेक्टर्स ऑफ लैंड में जो है इसका कल्टीवेशन हुआ था। आगे लिखा है कि मोलाई वॉज वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर हु वर लुकिंग आफ्टर दैट प्रोजेक्ट। और उन्होंने सोचा था कि ये प्रोजेक्ट के अंदर मैं भी अपना हिस्सा दूँ, मैं भी जो है कुछ एनवायरनमेंट के लिए करूँ। सो व्हाट डिड ही डिड? आगे लिखा है मोलाई कंटिन्यूड टू प्लांट द ट्री। मोलाई ने स्टार्ट किया 20 से, अब इसने क्या किया? प्लांट को कल्टीवेट करने चालू किए हैं टू द प्लांट द ट्री इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद भी इन्होंने अपनी प्लांटिंग को जारी रखी, कंटिन्यू करें। एज ए रिजल्ट ऑफ इस कंटिन्यूस हार्ड वर्क, इनकी बहुत ही मेहनत से क्या दिखने लगा? ऑफ प्लांटिंग एंड केयरिंग ऑफ फॉर द ट्रीज की तरफ इनका बहुत ही मोहब्बत थी और ये बहुत ही जो है प्लांट्स को बहुत ही प्यार करते थे। और इसी तरह उनका जो है काम कंटिन्यू था प्लांट्स को उगाने का। और आगे उन्होंने देखा कि द बैरन एरिया विटनेस द फॉरेस्ट कवर ओवर द 1360 एकर्स। अब देखें कि ये बैरन एरिया किस में कन्वर्ट हो गई है? अब ये 360 एकर्स लैंड में जो है कल्टीवेशन शुरू हो गया। आज जो है ये जंगल इस इन कहाँ पर दिख रहा है? कोलिकमुख ऑफ जोरहट डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में दिखाई दे रहा है। इज़ द रिजल्ट ऑफ द हार्ड वर्क फॉर दिस 30 ईयर्स। 30 साल ये आदमी ने बहुत ही मेहनत किया। पहले उनकी उम्र जो है 16 साल, 16 हैज़ बीन नाउ कन्वर्टेड इनटू 30 ईयर्स। ये आदमी ने जो है बहुत ही मेहनत की है और इसी वजह से ही हैज़ बीन अवॉर्डेड विद दिस प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड मिला था बाय गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये पूरे ऐसी जगह जहाँ पर कभी बैरन लैंड्स थी, कहीं जो है ज़मीनों पे फसलें नहीं उगती थी, ऐसे जगहों पे उन्होंने जद्दोजहद मेहनत की और प्लांट्स को कल्टीवेट किया। और इतनी जब उन्होंने कल्टीवेट किया और जब देखे कि इतनी जो एकर्स लैंड जो है पूरी तरह से प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ हुआ उनकी केयरिंग ऑफ ट्रीज़ की वजह से, तो गवर्नमेंट ने देखिए ये फॉरेस्ट आज बहुत ही खूबसूरत जो है दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज हैज़ कन्वर्टेड द एटमॉस्फेरिक जो है बीइंग पोल्यूटेड टू हैज़ कम टू द स्टेज वेयर जो है एनवायरनमेंट इज़ बीइंग कंजर्व। तो ये आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है मेहनत करी और इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पद्मश्री अवार्ड दिया फॉर दिस अनपैरेलल वर्क। उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और एक प्लांट से उन्होंने 20 प्लांट से उन्होंने इतने आगे मल्टीपल कल्टीवेशन उन्होंने करना चालू किए। इसी वजह से आज ये दिस जंगल नाउ इट इज़ वेल नोन एज मोलाई जंगल। इसी वजह से जंगल का नाम मोलाई जंगल रखा। ये अपने नाम पे इनका जो है जंगल का नाम रखा गया था। मैनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट। तमाम लोगों ने कोशिश की कि ये फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करे, बट अ सिंगल ये एक पर्सन दैट इज जादव मोलाई इज डिटरमाइन। उन्होंने एक ठान लिया था कैन एस्टैब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट। उन्होंने सोचा कि अब ये एक नया फॉरेस्ट बन गया। तमाम लोगों ने कोशिश की है कि ये फॉरेस्ट को हम जो है डिस्ट्रैक्ट कर देंगे या हम इसको जो है ये फॉरेस्ट को तबाह करेंगे, लेकिन ये अकेले आदमी ने बहुत ही मेहनत करके ये ब्यूटीफुल जो है एनवायरनमेंट को, ये ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट को कंजर्व किया, ये फॉरेस्ट को बना के रखा और इसके वजह से गवर्नमेंट ने उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। और इतना ही नहीं, आगे हम पढ़ते हैं कि और क्या बातें ये चैप्टर में बताई गई है। आगे लिखा है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। व्हाट डू यू एनवायरमेंट कंजर्वेशन का मतलब तो मैंने आपको बता दी हूँ, लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। वैरायटी ऑफ प्लांट्स और जो हम एनिमल्स देखते हैं, एनिमल्स की लाइफ देखते हैं इन द वर्ल्ड में, दैट वी कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। यहाँ लिखा है आगे मैनी जो है मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट पोल्यूशन अकर ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे जो है एनवायरनमेंट हार्मफुल इफेक्ट्स जो है एनवायरनमेंट पोल्यूशन पे जो है अकर हो रहे हैं। कहाँ पर अकर हो रहे हैं? इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पर ये भी मैं कहूँगी कि वेयर द बायोडाइवर्सिटी इज़ लेस वी शुड नॉट हंट द एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूँगी लॉन्ग टस्क एनिमल एक्सटेंट एलिमिनेटेड फ्रॉम द जीन्स। जैसे बड़े बड़े सूंड वाले जो एलिफेंट्स हो गए हैं, एक्सटेंट हो गए हैं।
दुनिया में से, तो हमें देखना चाहिए कि हमारा भी क्या फ़र्ज़ है इसकी ओर, एनवायरनमेंट में क्या फ़र्ज़ है हमारा. हैव यू सीन सम एग्जाम्पल ऑफ दिस इन योर एरियाज़? आप भी कुछ एग्जाम्पल अपने एरियाज़ में क्या देखे हैं? आवर लिविंग वर्ल्ड हैज़ बीन रिचली डाइवर्स. हमारा जो है, हम बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो हमारा जो लिविंग वर्ल्ड भी हैज़ बीन रिचली डाइवर्स. इट कंसिस्टेड ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट. दुनिया में तमाम प्लांट्स एंड एनिमल से अल्लाह ने पूरी कुदरत को नवाजा है. हाउएवर वी आर नॉट एबल टू सी सम स्पेसिफिक एनिमल्स अबाउट विच वी हैड लिसन फ्रॉम आवर अर्लियर जनरेशन. ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो है जिसके बारे में हमने कभी सुने भी नहीं थे, आज हम जो है अगर आगे पढ़ते हैं या नेट से हम कभी स्टडी करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि कितने सारे एनिमल्स हैं जिनको हमने कभी स्पेसिफिक कभी देखा भी नहीं था, या एनिमल्स के बारे में हमने कभी सुना भी नहीं होगा. हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? या ये सारी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ लिखा है, मैं फिर से आपको दोहराती हूँ कि हाउएवर वी आर नॉट एबल टू सी सम स्पेसिफिक एनिमल्स अबाउट विच वी हैड लिसन फ्रॉम आवर अर्लियर जनरेशन. आज हम ऐसी जानवरों को नहीं देख पा रहे हैं जो पहले की जनरेशन बोलती थी कि ये ऐसे एनिमल्स थे. तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट ऑफ दिस स्पीशीज़? ये क्यों कम हो गए दुनिया में, हम इसकी जो है वैरायटी को क्यों नहीं देख पाए? ये कौन रिस्पॉन्सिबल है ये सारी चीज़ों का? सो बायोडाइवर्सिटी इज़ द richness of living organism. This biodiversity is the richness of all the living organism in nature due to presence of variety of organism, ecosystem and genetic variation with the species. So तीन बातें हम देखेंगे, that is variety of organism. सेकेंड है हमारा ecosystem. So ecosystem means what? Variety of organism मतलब आपको पता है बहुत सारे organism की variety. What do you mean by ecosystem? एक अल्फाज आया है यहाँ. So ecosystem refer to the system that includes all the living organism. जिसमें दो बातें आती है, एक तो बायोटिक फैक्टर आती है और एक तो अबायोटिक फैक्टर आती है. बायोटिक फैक्टर सच एज हम बोलेंगे प्लांट्स, एनिमल्स, microorganism in a habitat as well it's a physical environment. जहाँ पर अबायोटिक फैक्टर आते हैं सच एज वेदर, हमारा सॉइल हो, अर्थ हो, सन हो, क्लाइमेट हो, ये सारे जो है हमारे अबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं. सो यहाँ पर लिखा है कि इकोसिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशन. सो वेरिएशन हमें दिखाई देते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन विद इन स्पीशीज़. सो नेक्स्ट हम आगे की ओर बढ़ते हैं. दिस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी में दिस बायोडाइवर्सिटी अकर एट 3 डिफरेंट लेवल्स में हम ये बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे. द फर्स्ट वन इज़ द जेनेटिक डाइवर्सिटी, the second one is the species diversity and the last one is the ecosystem diversity. आगे की ओर बढ़ते हम फर्स्ट वन को देखेंगे. द फर्स्ट वन इज़ द एनवायरनमेंट कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी में द पहला पॉइंट है हमारा, दैट इज़ द जेनेटिक डाइवर्सिटी. ये 3 पॉइंट्स में बायोडाइवर्सिटी जो है डिस्टिंग्विश हुई है, और इसमें का पहला पॉइंट दैट इज़ द जेनेटिक डाइवर्सिटी हम देखेंगे. जो आपको हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी माय डियर स्टूडेंट्स. सो यहाँ लिखा है अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द, कहाँ पर, अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. हम बोलते हैं ना जनरेशन टू जनरेशन. पहले डॉग से डॉग का बच्चा हुआ है. मैंने आपको हमेशा एग्जांपल दी, ह्यूमन से जो है ह्यूमन का बच्चा हुआ है. सो दैट वी कॉल्ड इट एज ह्यूमन टू चाइल्ड या ह्यूमन टू इन्फेंट्स हम बोलते हैं. सो अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी. एक आम का पेड़ एक आम का पेड़ ही देता है, एक चीकू का पेड़ एक चीकू का पेड़ ही देगा. एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है आगे, ईच ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर. हर एक इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है. किसी की आंखें अलग है, किसी की नाक अलग है, किसी के होंठ अलग है, किसी का कोई गोरा है, कोई काला है. सो एवरी वन सम हैज़ ब्यूटीफुल इंटेलिजेंस. कोई स्पोर्ट्स में होशियार है, कोई ड्राइंग में होशियार है, कोई राइटिंग में होशियार है. तो अल्लाह ने तमाम जो है ह्यूमन बींग्स में क्वालिटी दिए है, और तमाम ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से डिफरेंट है. यहाँ लिखा है पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट द स्पीशीज अराइजेस इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी में उनकी डिक्रीज हो तो स्पीशीज में भी डिक्रीज होती है विद इन द स्पीशीज हुज मेंबर इन्वॉल्व इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट. अगर हम ये जो है स्पीशीज़ की ओर ध्यान नहीं देंगे तो वाकई में ये स्पीशीज़ जो है दुनिया से कम हो जाएगी. हम इसके बारे में एक दिन ऐसा होगा कि ये सिर्फ नाम के लिए स्पीशीज़ रहेगी कि ऐसे जानवर थे, और आज हम इसकी सिर्फ तस्वीरों में देखते हैं कि ये आज ऐसे जानवर पहले थे और आज हम इसको ऐसी ही जो है तस्वीरों में देख रहे हैं.
So we human beings are responsible for the depletion या मैं उसको बोलूँगी एक्सटिंक्ट ऑफ द स्पीशीज़, एंड इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें जो है ऐसे एनिमल्स की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और इनको जो एक्सटिंक्ट होने से बचाना चाहिए. द नेक्स्ट वन यहाँ पर लिखा है, अनदर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम यहाँ पर मैंने आपको रिप्रेजेंट की हूँ और इसकी और बताना चाह रही हूँ. द ब्लू पार्ट इज़ द डेफिनेशन. यहाँ पर लिखा है इन्यूमरेबल स्पीशीज़, तमाम दुनिया में तमाम स्पीशीज़ पाई गई है, चाहे वो एनिमल्स लो, चाहे वो जानवर लो, चाहे वो एक्वाटिक एनिमल्स लो, चाहे वो हमारे इंसेक्ट्स लो, ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर इन द नेचर. दुनिया में तमाम स्पीशीज़ पाई गई है और ऐसी स्पीशीज़ को हम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कहते हैं. यहाँ लिखा है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंक्लूड्स वेरियस टाइप ऑफ तमाम प्लांट्स हो या हमारे एनिमल्स हो या हमारे माइक्रोब्स, मीन्स दैट इज़ अवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो. तो ये जो है सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके प्लांट से लेके एनिमल से लेके ये ब्यूटीफुली चार्ट में ब्यूटीफुल पिक्चर में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि यह पिक्चर में इन्यूमरेबल स्पीशीज़ जो है ऑफ ऑर्गेनिज्म दुनिया में पाई गई है. आगे की ओर बढ़ते हुए हम देखेंगे कि ये तस्वीर की और देखते हुए हमें बहुत सारे स्पीशीज़ यहाँ देखने मिल रहे हैं. अब जो लास्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द नेक्स्ट डाइवर्सिटी, द लास्ट वन दैट इज़ द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. मैंने आपको इससे पहले भी बताई हूँ क्या इकोसिस्टम मीन्स व्हाट. फिर से हम यहाँ पर पढ़ेंगे. एक ब्यूटीफुल तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको. ये इकोसिस्टम है हमारा जिसमें सारे जो है एनिमल्स, प्लांट्स, ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स आपको ये तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं. तो हम पढ़ते हैं इसमें इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या लिखा है. मैनी इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन ईच रीजन. बहुत सारे इकोसिस्टम हर एक रीजन में प्रेजेंट है. आगे लिखा है इकोसिस्टम इज फॉर्म थ्रू द इंटरैक्शन बिटवीन, इंटरैक्शन एक दूसरे का रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे का इंटरैक्शन होना चाहिए बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, उनका हैबिटेट एंड चेंज इन द एनवायरनमेंट. फॉर एग्जांपल अगर मेरा इंटरैक्शन, आई माई सेल्फ एज अ टीचर इज इंटरैक्टिंग विथ यू, यू आर एज अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का भी फ़र्ज़ है कि टीचर से वो इंटरैक्ट करे. अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे पूछे. तो अगर हमारे बीच का रिलेशन इतना अच्छा होगा, हमारा इंटरैक्शन अच्छा होगा, तो आपको मैं जो टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही रहेंगी. सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसी तरह यहाँ पर दिया है कि दैट इज एनवायरनमेंट इज ऑल्सो इंटरैक्टिंग. दिस इकोसिस्टम इज फॉर्म थ्रू द इंटरैक्शन बिटवीन ऑल दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनका हैबिटेट एंड द चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट. यहाँ लिखा है each ecosystem has its own characteristic animals, plants, all the microorganism and a biotic factor, that means the living thing and the non-living thing. ये इकोसिस्टम में दो बातें बताई गई है, that is the abiotic factor, that means all plants, animals, जितने भी जो है लिविंग थिंग होते हैं वो बायोटिक फैक्टर में आते हैं, एंड जितने भी नॉन लिविंग थिंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं दैट इज़ कमिंग अंडर ऑल द अबायोटिक फैक्टर. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे वेदर हो गए, सॉइल, अर्थ, सन, क्लाइमेट, इज आर ऑल नॉन लिविंग. सो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि दिस इकोसिस्टम आर नाउ being classified into two types. The first one is the natural ecosystem and the next one is the artificial ecosystem. तो ये ecosystem दो टाइप्स के हैं. पहला हमारा दिया गया है दैट इज़ द नेचुरल वन एंड द अनदर जो दिया है दैट इज़ द आर्टिफिशियल वन. आगे की ओर हम देखते हैं क्या नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है. ब्यूटीफुल तस्वीर दी है, ग्रीनरी दिख रही है आपको, फॉरेस्ट दिख रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये रिप्रेजेंट किया गया है कि ये नेचुरल इकोसिस्टम है क्या. अ नेचुरल इकोसिस्टम इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग. ये एक कम्युनिटी है लिविंग की एंड नॉन लिविंग की एंटिटीज़ एंड अकर्स फ्रीली इन नेचर. तो ऐसी चीज़ें जो दुनिया में अच्छे से अकर होती है, दुनिया में पाई गई है, एंड इट इज़ बीन फाउंड आउट इन इन्यूमरेबल, इट इज़ फाउंड टू मच टू बी काउंटेड हम कहेंगे. सो ये दुनिया में ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग दिख रही है हमें इन दिस नेचुरल इकोसिस्टम में. एवरी कंपोनेंट interact together as combined unit through. So every components it interact together where it interact to combine through the all physical, chemical and biological process. So natural ecosystem भी क्या कहती है कि इसमें दोनों का हिस्सा है, लिविंग का भी है और नॉन लिविंग का भी है, जो फ्रीली रह रहे हैं ये पूरे एनवायरनमेंट दैट इज़ इन द इकोसिस्टम. नेक्स्ट हम देख रहे हैं दैट इज़ द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. ये एक एग्जाम्पल मैंने दी हूँ आपको. हम जो है पहले खेती बाड़ी नॉर्मली जो किसान करते हैं इससे जो ये हटके जो है एक ऐसा टेंट बनाया गया,
टेंट बनाया गया है, आर्टिफिशियल टेंट बनाया गया है, और यहाँ पर प्लांटिंग, यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन या मैं बोलूँ एग्रीकल्चर का प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पर जितने भी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं या जो परिंदे होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये हमारे प्लांट्स को जो डिस्टर्ब नहीं करते, ये टेंट में बिल्कुल ही सेफ रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारी प्लांटिंग आपको दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत प्लांटिंग जो है हमारी हो रही है यहाँ पर। और ये टेक्निक जो है आर्टिफिशियल है, इसी वजह से यहाँ पर लिखा है इट इज़ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। यहाँ लिखा है, हम बढ़ते हैं आगे और क्या लिखा है हम देखते हैं यहाँ पर। एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज़ नॉट सेल्फ सस्टेनिंग एंड द इकोसिस्टम वुड पेरिश विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस। अगर दुनिया में ह्यूमंस का हिस्सा नहीं रहेंगे, अगर ह्यूमन इस दुनिया को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो इट वुड पेरिश, दुनिया से ये चीज़ें सब खत्म हो जाएगी। सो इट इज़ अवर ह्यूमन, वी ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, अ फार्म इज़ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो एक फार्म क्या है? एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड स्पीशीज आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट। नेचुरली ये प्लांट्स को हम ज़मीनों में उगाया गया, लेकिन ये टेंटिंग के अंदर जब हम ये प्लांट्स को उगा रहे हैं, तो दिस मेथड इज़ वेरी आर्टिफिशियल मेथड। विदाउट ह्यूमन्स दिस इकोसिस्टम कुड नॉट सस्टेन इटसेल्फ। अगर दुनिया में ये दुनिया होती और ह्यूमन्स ही नहीं रहते, तो ये दुनिया कोई काम की नहीं होती। वी ह्यूमन्स, हम हैं, इसी वजह से विदाउट ह्यूमन्स दिस इकोसिस्टम कुड नॉट सस्टेन इटसेल्फ। ह्यूमन्स है तो ह्यूमन बीइंग जो है इस नेचर को संभाल के रख रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर ये डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, डिस्टर्ब भी हो रहा है एनवायरनमेंट, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो। एंड वी ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमें जो एनवायरनमेंट को सेव रखना चाहिए। वी शुड सेव एवरी थिंग, नॉट ओनली एनवायरनमेंट, वी शुड सेव एनर्जी, वी शुड सेव वाटर फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। तो हमें एनवायरनमेंट की ओर बढ़ते हुए देखना चाहिए कि हमें जो है एनवायरनमेंट के लिए कितना हेल्पिंग हैंड रखना चाहिए, कितना जो है लोगों में अवेयरनेस देना चाहिए कि हम वो किस तरह जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें। सो ये एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में हमने इससे पहले के लेक्चर में इकोसिस्टम के बारे में पढ़े थे, रिव्यू जहाँ पर फूड चेन के बारे में पढ़े थे कि किस तरह जो है दिस प्रोड्यूसर्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, लास्टली टर्शरी एंड देन इट गेट डिकम्पोज। बहुत खूबसूरत डायग्राम की और मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि दिस ग्रास इज ईटिन बाय द ग्रासहॉपर, दिस फ्रॉग इज ईटिंग द ग्रासहॉपर, दैट snake is eating that frog, and again eagle is eating that snake, and lastly it get decomposed into the soil. उसके बाद मैंने आपको पढ़ाई थी रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट का क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे से। सो हमने देखे थे कि दिस एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट था। उसके बाद हमने एनवायरनमेंट कंजर्वेशन आज देखे थे। एनवायरनमेंटल कंजर्वेशन हमने पढ़े थे तब कि इसमें जो है बहुत सारी बातें पढ़े थे कि पोल्यूशन आया था और बहुत सारे पोल्यूशन भी आए थे। हमने देखे थे वाटर पोल्यूशन, उसके बाद था हमारा एयर पोल्यूशन, और नहीं एयर पोल्यूशन बल्कि सॉइल पोल्यूशन, तमाम बातें हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने इस नेक्स्ट जो आज हमने पढ़े हैं दैट इज़ द क्यों हमें एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए ह्यूमंस को ज़रूरी है, क्यों हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी पड़ा है, क्यों ज़रूरत है हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। उसके बाद हमने पढ़े थे एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। ये सारी बातें हमने आज के लेसन में पढ़े हैं। वाई इट इज़ अवर responsibility to save this environment. It is our social responsibility. Yes, my dear students, it is our social responsibility to save this environment. क्योंकि अगर हम इसको सेव नहीं करेंगे तो ये एक दिन ऐसा होगा कि दुनिया में से सारे प्लांट्स और एनिमल्स चले जाएंगे, डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और फिर हमें इनका नामो निशान नहीं रहेगा। सो इट इज़ वी ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सेव दिस मदर अर्थ। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक ब्यूटीफुल स्टोरी पढ़ी थी अबाउट द जादव मोलाई।
दैट वाज अ वेरी बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल, छोटा सा एक सादा इंसान था जिन्होंने बहुत मेहनत की थी ये प्लांट्स को उगाने के लिए। एक दिन बहुत बड़ा फॉरेस्ट जो है बन गया था और बहुत सारे अकेले ये आदमी का एक हिस्सा था इतने बड़े फॉरेस्ट को बनाने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि ये फॉरेस्ट न बने, लेकिन ये अकेले आदमी ने ये सारी चीज़ों का सामना किया था। एंड दिस जादव मोलाई वॉज बीन अवॉर्डेड बाय द पद्मश्री अवार्ड। तो 16 साल की उम्र से ये सादे इंसान ने एक चाइल्डहुड से, मतलब एक कम उम्र से इन्होंने अपनी ज़िंदगी जब प्लांट्स के लिए सैक्रिफाइस की थी, till the age of the 30 he was being prestigiously awarded by the Padma Shri award by the government of India, and for his unparalleled work he had done a very good job for the environment. Next हमने पढ़े थे environment conservation and biodiversity. In that we had looked 3 points, that is the genetic diversity, species diversity, and the last one is the ecosystem diversity. हमने 3 बातें इसमें पढ़े थे और हमने देखे थे कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में इसमें 2 टाइप थे, दैट इज़ द नेचुरल इकोसिस्टम एंड द लास्ट वन इज़ द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ बातें जो है बच गई है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर जब आपको कंडक्ट करूँगी तब मैं आपको आगे के टॉपिक्स के बारे में बताऊँगी। अब मैं आप असाइनमेंट्स की ओर चलती हूँ। द फर्स्ट वन, यू हैव टू राइट दिस असाइनमेंट्स इन योर नोटबुक। द फर्स्ट वन इज़ द राइट शॉर्ट नोट्स। द फर्स्ट वन इज़ द चिपको मूवमेंट ऑफ द बिश्नोई। द सेकेंड वन इज़ द बायोडाइवर्सिटी। नाउ यू हैव टू justify. How will you justify that overcoming the population is a powerful way of environmental management? You have to write down this answer also for these questions. The next third question is write the type and the example of the biodiversity. You have to write it. The second question is how the biodiversity can be conserved. किस तरह हम biodiversity को conserve कर सकते हैं. And the last question is what do we learn from the story of जादव मोलाई. आप क्या ये स्टोरी से लर्न करे हैं, ये स्टोरी आपको जादव मोलाई की क्या बतलाई है, क्या कह रही है जादव मोलाई की. तो यहाँ पर मैं अपना लेसन ख़त्म करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.